नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पहलवानों और सरकार के बीच जो जमी हुई बर्फ थी वो आज कुछ पिघलती नजर आई। धरना दे रहे पहलवान और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच आखिरकार मुलाकात हुई। करीब 6 घंटे चली बैठक में जिन बातों पर सहमति बनी उनमें बड़ी बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस 15 जून तक पूरी कर चार्जशीट दाखिल करेगी। इसके अलावा 30 जून तक कुश्ती संघ का चुनाव करवाने पर भी सहमति बनी है। बैठक के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का वक्त मांगा है, इसलिए हम 15 जून तक आंदोलन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भरोसा दिलाया गया है कि बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से बाहर किया जाएगा। बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि पहलवानों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। बैठक में 15 जून तक आरोपों की जांच करने, 30 जून तक कुश्ती संघ का चुनाव करवाने पर सहमति बनी है और साथ ही उनके खिलाफ दायर जो केस हैं पहलवानों के खिलाफ उन्हें भी वापस लेने की मांग की गई। तो पहले आपको सुनवाते हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। और उधर बैठक के बाद बजरंग पुनिया से बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। सरकार और पहलवानों के बीच बैठक खत्म हुई, 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ इस पर बात करने के लिए बजरंग पुनिया है। बजरंग, क्या बैठक हुई, क्या नतीजा कुछ निकल पाया? देखिए, सरकार ने बोला कि 15 जून तक का हमें समय चाहिए। जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए बोला है कि भाई हम 15 तारीख तक का हमें समय दीजिए, हम उसको 15 तारीख तक ख़त्म कर देंगे। जांच, दिल्ली पुलिस की जो जांच है, बिल्कुल। क्या बृजभूषण के अरेस्ट पर आप लोगों ने बोला उनको, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया अरेस्ट होंगे नहीं होंगे? देखिए, उस चीज़ पे क्योंकि वो काम पुलिस का है तो वो बोले कि जांच प्रक्रिया जैसे जैसे ख़त्म हो, क्योंकि पोक्सो जो लगता है उसके ऊपर तो अरेस्ट ही होते हैं। लेकिन वो बोले कि वो केस थोड़ा पुराना है, तो उसी तरीके से बोला जो पुलिस में जायज़ चीज़ें होंगी वही चीज़ें होंगी और तो बोले आपके साथ निष्पक्ष जांच होगी। और क्या बातें हुई? WFI के इलेक्शन कराने के बाद हुई, क्या हो? बोला कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो WFI के जो इलेक्शन है उसमें जो बृजभूषण है और उसके जो लोग हैं अपराधी, जो इस तरीके के लोग, उनके ऊपर उनको उसके WFI के इलेक्शन में कोई भी भाग नहीं लेने दिया जाएगा। आप पर 28 मई को जब आप लोग संसद जाने की कोशिश कर रहे थे उस समय जो आपके साथ हुआ वो काफ़ी दुखद था, लेकिन उस पर आप पर एक मुकदमा भी कर दिया गया। उस मुकदमे के बारे में कुछ बात हुई? उन्होंने यही बोला कि जो भी 28 तारीख को जो घटना हुई उससे हम भी दुखी हैं, लेकिन जो भी खिलाड़ियों के ऊपर मुझे पता चला कि 109 लोगों के ऊपर उस दिन FIR दर्ज की है, केस लगाए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम वो सभी वापस ले लेंगे। चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे कोई भी आपसे जुड़े जो भी लोग हैं, वो सभी हम वापस ले लेंगे। पहलवान क्या करेंगे? पहलवानों का निर्णय क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ का अगर हम वो देखेंगे तो बातचीत तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है। वो फैसला हो या ना हो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो हमारे जिन बिंदुओं पे बात हुई है वो बिंदु हम जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो खाप चौधरी हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से, किसान है, महिला है, मजदूर है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ पूरा देश आज जुड़ा है, तो हम उनके बीच में समक्ष में वो जाके रखेंगे। तो अभी आप चर्चा करके निर्णय लेंगे? बिल्कुल। देखिए, 15 तारीख तक तो सरकार ने बोला कि भाई आप कोई प्रोटेस्ट ना करिए, क्योंकि हमें भी एक हफ्ते का समय दीजिए। तो उस चीज़ पे हम भी, हमारे कोचेज बैठे थे कि भाई ठीक है, 15 तारीख तक हम कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, चर्चा करके निर्णय लेंगे। 15 तारीख तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा और 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी बृजभूषण सिंह के खिलाफ। तो ये देखने वाली बात रहेगी। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
और उधर हिंसा से जूझ रहे मणिपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। मणिपुर में भीड़ ने मां बेटे समेत 3 लोगों को जिंदा जला दिया। हिंसा में गोली लगने के बाद वो एम्बुलेंस से अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में करीब 2000 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और एम्बुलेंस में आग लगा दी। ये दर्दनाक घटना इम्फाल के ईसाई सेम्बा में रविवार को घटी है। मृतकों की पहचान 7 साल के टॉन सिंह हैंगिंग, उनकी मां मीना हैंगिंग और उनके रिश्तेदार लिडिया लॉरेम्बम के रूप में की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ये लग रहा था कि स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन एक बार फिर हिंसा के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन के लिए नई चुनौती के रूप में है, क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि अब स्थिति कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। और उधर एक और खबर आज लखनऊ से आई, जहां पर एक कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं कोर्ट की सुरक्षा को लेकर, वकीलों की सुरक्षा को लेकर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जौनपुर के विजय यादव ने गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की, जो वकीलों की ड्रेस में कोर्ट आया था, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट परिसर में फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। गैंगस्टर संजीव जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा अपराधी था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। वो जेल से ही सिंडिकेट चला रहा था। गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का भी करीबी था। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन कर दिया गया। और उधर वकीलों ने भी जमकर अपना गुस्सा निकाला, उन्होंने धरना भी किया। उनका ये कहना था कि पुलिस के होने के बावजूद आखिर कोर्ट परिसर में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। जानकारी कुछ 10 मिनट पहले भी वहाँ परिसर से निकला हूँ। परिसर निकला तुरंत व्हाट्सएप पे फोन पे कॉल आया कि यहाँ पे क्या कहते हैं गोली कांड हो गया। उसमें एक महिला, एक क्या कहते हैं बच्ची तत्काल खत्म हो गई, जिसको गोली मारी वो भी खत्म हो गया, ठीक है। एक पुलिस करीब घायल हुआ है और महिला को ये लोग क्या कहते हैं ट्रामा सेंटर बताया जा रहा है कि लेके गए हुए हैं। अभी सभी अधिवक्ता अपना काम करके वापस लौटने ही वाले थे, तब तक SC/ST कोर्ट से लगातार फायरिंग की आवाज आई, जिससे अधिवक्ता उधर दौड़ते हुए गए, जहां पर देखा कि 3 लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके एक व्यक्ति ने, जो कि अधिवक्ता की ड्रेस में था। मैंने 2.5 महीने के अंदर ये तीसरी घटना होगी कि लखनऊ जैसे राजधानी शहर में SC/ST को जुडिशियल जो SC/ST ADJ कोर्ट के अंदर इस तरीके से एक वकील के भेष में आदमी आता है और उसके गोली दिन दहाड़े चल जाती है, वहाँ पुलिस की मौजूदगी होती है और ये हत्याकांड हो जाता है, जिसका कितना रोज दिख रहा है आपको दिख रहा है। इसमें वकील को भी गोली लग सकती थी, जज साहब को लग सकती थी। इसमें हाईकोर्ट के सीनियर जज, मेरा कहना उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए और सुरक्षा जो न्यायालय परिसर की उसका सुरक्षा भी कड़ी करनी चाहिए। किस तरीके से एक अधिवक्ता, कोई भी आम आदमी सफेद पैंट, काली पैंट और सफेद शर्ट और काला कोट के फर्जी वकील बन के आ जा रहा है अधिवक्ताओं के बीच में वकील बन के। वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? हम ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग COP भी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे ये लोग? कोई भी पुलिस में चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। सब कुछ मतलब प्रशासन का मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। पहले ये बैठक 12 जून को होनी थी, लेकिन फिर इसे स्थगित कर दिया गया। 23 जून को होने वाली बैठक में सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव शामिल होंगे इसमें। इसके अलावा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी इसमें रहेंगे। साथ ही दिल्ली, तमिलनाडु के CM जो है वो भी यहाँ पर रहेंगे। लेफ्ट के नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। विपक्ष की इस बड़ी बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि क्या अब ये जो रणनीतियों पर चर्चा हो रही है, इसके बाद कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या ऐसी कोई बात निकल कर आएगी जिसमें विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगा? इस पर नजर बनी रहेगी। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट स्टूडेंट वीजा पर पंजाब से कनाडा गए 700 छात्रों को वहां की सरकार वापस भेजने की तैयारी कर रही है। पंजाब के जालंधर जिले के 2 एजेंट्स ने फर्जी दस्तावेज के जरिए छात्रों को कनाडा भिजवाया था। पुलिस ने आरोपी राहुल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी ब्रजेश मिश्रा विदेश भाग गया है और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। कनाडा में बैठे छात्रों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है। छात्र वहां पर उच्चायोग के बाहर धरने पर भी बैठे। पंजाब सरकार ने छात्रों के समर्थन में केंद्र को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि छात्रों के वीजा पर विचार करते हुए उन्हें वर्क परमिट दिया जाना चाहिए।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆਈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ। रूस के मगदान एयरपोर्ट में फंसे यात्रियों को लाने के लिए एयर इंडिया का विमान मुंबई से रवाना हो गया है। इस विमान से फंसे हुए यात्रियों को सैन फ्रांसिस्को ले जाया जाएगा। 6 जून को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए चले एयर इंडिया के विमान को तकनीकी खराबी के कारण रूस के मगदान शहर में उतरना पड़ा। फिलहाल यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। 8 जून को ये विमान सबको लेकर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ेगा। यूक्रेन में खकोवका बांध टूटने से खेरसान का बड़ा इलाका बाढ़ में डूब गया है। यूक्रेन ने बांध पर हमले को रूस की आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है, जबकि रूस इसे यूक्रेन की ही करतूत बता रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डैम पर हमले का आरोप यूक्रेन पर ही लगाया है और इसे बर्बर कार्रवाई करार दिया है। आप सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं कि इस बांध के टूटने से किस तरह की तबाही यहां पर मची है। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था वो इधर बीच में एक बार फिर एक तरह से गंभीर हुआ, एक तरह से तेजी उस युद्ध में आई है। और यहाँ पर कुछ हमलों में अब ये एक जो है खकोवका बांध, उसके टूटने से खेरसान का जो बड़ा इलाका है वो बाढ़ की चपेट में यहाँ पर आ गया है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने इसे रूस की आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है और इसे कहा है कि ऐसी हरकत कायराना भी है और ये आतंकवादी हरकत भी है, जबकि रूस सीधे तौर पर खुद यूक्रेन पर इस बात का आरोप लगा रहा है। और एक दुखद खबर आई, दूरदर्शन की जानी मानी एंकर रही गीतांजलि अय्यर अब हमारे बीच नहीं रही। गीतांजलि अय्यर ने 1971 में दूरदर्शन में काम करना शुरू किया था। अंग्रेजी समाचार की वो एंकर थी। टीवी पत्रकारिता में उन्होंने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। अपने 3 दशक के पत्रकारिता के करियर में 4 बार उन्हें बेस्ट एंकर पर्सन का अवार्ड भी मिला था एनडीटीवी की तरफ से भी। और ये तब का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब वो एनडीटीवी के खास कार्यक्रम हम लोग में हिस्सा लेने के लिए आई थी। उसमें कुछ चेंजेस तब तक ऑलरेडी थे। वी हैड ऑलरेडी बिकम कलर टेलीविजन। लोग आके कहते हैं कि उनकी तरह मेरे बाल काटो। और रिनी जब आपने ज्वाइन तो किया यहाँ पर हमारी भी गीतांजलि अय्यर को श्रद्धांजलि। इन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने आपसे काफी पहले ज्वाइन किया था तब। और तो न्यूज़ एट 8 में आज इतना ही। नमस्कार।